नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज इस क्लास में हम सामाजिक अनुसंधान के चरण यानी जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है उसके स्टेज कौन कौन से हैं, यानी स्टेज ऑफ रिसर्च साइंटिफिक मेथड यानी वैज्ञानिक जो पद्धति है उसकी प्रक्रिया कौन कौन सी है, वो प्रक्रिया किन चरणों से होकर गुजरती है, उन पे हम चर्चा करेंगे। आज की क्लास के बाद मैं दावा कर सकता हूं कि सामाजिक अनुसंधान के चरणों से लेकर आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आज सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। इसका कारण भी है, आज मैं ये क्लास लगा रहा था, किताबें हैं सामाजिक अनुसंधान की, तो उनसे मैंने इनका अध्ययन किया है और प्रत्येक किताब के अंदर अलग अलग चरण दिए हुए थे। तो अगर आप दो किताब पढ़ोगे तो दोनों में अलग अलग चरण आएंगे। तो ये मुखर्जी की है, रविंद्रनाथ मुखर्जी की, ये CL शर्मा जी की है, हिंदी ग्रंथ अकादमी की, ये राम आहूजा की है, रावत पब्लिकेशन, और हरिकृष्ण रावत की पढ़ी है, और ये वीरेंद्र कुमार शर्मा जी की है, पंचशील प्रकाशन, और ये साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा की। इनके अलावा JP सिंह जी की समाजशास्त्र के अवधारणाएं और सिद्धांत, और SS पांडे जी की सिविल सेवा के लिए, तो इसमें भी काफी डिटेल में बताया गया है। तो इन सब के अध्ययन के आधार पे मैं है वो क्लासेज तैयार करता हूं। इसी प्रकार से प्रत्येक टॉपिक 4-5 किताबों से लेकर करते हैं। तो आज हम एक एक स्टेज पे चर्चा करेंगे, एक एक चरण पे गहराई से चर्चा करेंगे। और जो PhD या रिसर्च करने का सोच रहे हैं, क्योंकि अभी आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो नेट के बाद आप रिसर्च करेंगे, PhD करेंगे, या PhD के सोच रहे हैं, कॉल्स आते रहते हैं कि किस प्रकार से हम करें, तो ये वही चरण है जिनके द्वारा हम थीसिस है वो लिखते हैं, PhD या शोध कार्य हम करते हैं, कुछ अलग नहीं है। तो पहला चरण है अध्ययन विषय का चयन। इसको अध्ययन समस्या का चुनाव भी कहा जाता है। अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूं और एक एक पे हम डिटेल में अभी चर्चा करेंगे। फिर है उपलब्ध साहित्य का पूर्वावलोकन या समीक्षा, फिर अध्ययन की इकाइयों का निर्धारण, यूनिट्स का निर्धारण, उपकल्पना या प्राकल्पना का निर्माण करना, हाइपोथेसिस, और फिर आता है रिसर्च डिजाइन, अनुसंधान प्रारूप। तो इसके अंदर कई चीजें एक साथ आती है। तो इसमें कुछ किताबों में तो क्या होता है कि अलग से इसको 6 नंबर बता दिया जाता है, 7, 8, इस प्रकार से इन्हीं में शामिल कर लिया जाता है, और किसी में अलग से बताया जाता है। तो हम आगे जब डिटेल में पढ़ेंगे तो इनको अलग चरण के रूप में लेंगे, लेकिन ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं? सामाजिक अनुसंधान प्रारूप, रिसर्च डिजाइन के अंदर आता है, जिसमें हम अध्ययन क्षेत्र का चयन करते हैं, सूचनादाताओं या उत्तरदाताओं का चयन करते हैं, किस अध्ययन पद्धति का प्रयोग करेंगे, किन अध्ययन उपकरण हैं जो रिसर्च टूल्स हैं उनका प्रयोग करेंगे। तो 4 चीजें हैं वो अनुसंधान में आती है, निर्देशन भी इसी में आता है। फिर अगली स्टेज आती है पूर्व परीक्षण, पायलट या प्री टेस्टिंग, तथ्यों का संकलन करना, उनका वर्गीकरण एवं विश्लेषण करना, सारणीयन करना यानी फिर बाद में विश्लेषण करना, सामान्यीकरण यानी निष्कर्ष, और प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। तो ये प्रमुख चरण है जिन पे हम आज चर्चा करेंगे। तो इसमें ये कहते हैं कि कोई भी जो वैज्ञानिक प्रयास है, जो साइंटिफिक मेथड है, वो अव्यवस्थित नहीं हो सकती। साइंटिफिक मेथड अव्यवस्थित नहीं हो सकता। कार्ल प्रियंस ने भी कहा है कि सत्य के लिए कोई संक्षिप्त मार्ग नहीं है, इन वैज्ञानिक चरणों से होकर ही हमें सत्य को पाने के लिए इनसे गुजरना होगा। तो ये चरण थे, और अब चर्चा करते हैं एक पे डिटेल से। लेकिन अब इसमें क्या होता है कि कोई पूछ ले कि कितने चरण होते हैं, तो कोई फिक्स चरण नहीं है। रिसर्च के कोई फिक्स चरण नहीं है। रिसर्च के अनुसार चरण कम या ज्यादा हो सकते हैं। किसी ने 5 बताए, किसी ने 6 बता दिए, किसी ने 8 बता दिए, किसी ने 10 बता दिए। तो परीक्षा में क्या पूछा जाता है? इनका क्रम पूछा जाता है। ऐसे नहीं पूछा जाता है कि 5वां चरण कौन सा है, 6ठा चरण कौन सा है। चरण पूछे जाते हैं कि पहला कौन सा चरण आता है, फिर दूसरा चरण कौन सा आता है, उसके बाद में कौन सा चरण आता है, या इनको एक व्यवस्थित क्रम में बताइए। तो अलग अलग जो अनुसंधान के सिद्धांत निर्मित किए हैं, उन्होंने विचारकों ने अलग अलग चरण के प्रकार बताए हैं, अलग अलग इन्होंने भाग बताए हैं। जैसे कि लुंडबर्ग ने अपनी पुस्तक सोशल रिसर्च में
अनुसंधान के 4 चरण बताए। पहले परिकल्पना निर्माण, तथ्य संकलन, वर्गीकरण और सामान्यीकरण। पीवी यंग ने साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च के अंदर भी 6 चरणों की चर्चा की है। 4 तो पहले वाले हो गए। इन्होंने अध्ययन समस्या का निर्धारण है वो पहला चरण बताया, फिर परिकल्पना निर्माण, फिर तथ्य संकलन, फिर समस्या का अवलोकन। ये 2 चरण इन्होंने अलग से बता दिए। ऑगस्ट काम्टे ने पॉजिटिव फिलोसफी में 5 चरण बताए हैं। पहले विषय का चयन करना, फिर तथ्य संकलन करना, वर्गीकरण करना, परीक्षण करना और उनका प्रतिपादन यानी संपादन करना। तो ये जो बताए जा रहे हैं ना, कोई 4 बता रहा है, कोई 6 बता रहा है, कोई 5 बता रहा है, तो ये मत समझना कि ये वैज्ञानिक पद्धति को लेकर कोई मतभेद है। वैज्ञानिक पद्धति को लेकर समाजशास्त्र के अंदर कोई भी मतभेद नहीं है। ये मतभेद, ये अंतर क्यों आ रहा है? ये कहने के तरीके में आ रहा है। क्या आ रहा है? कहने के तरीके में आ रहा है। जैसे कि पहला है कि अध्ययन समस्या का चयन निर्धारण करना, समस्या का या विषय का निर्धारण करना। अब क्या होता है कि एक चरण और आता है कि अध्ययन उद्देश्य का निर्धारण करना। अब इन्होंने क्या किया? उद्देश्य है वो किस में शामिल कर लिए? उद्देश्य है वो समस्या के अंदर यानी पहले चरण में ही शामिल कर लिए, तो एक चरण कम हो गया। अगर ये अलग से करते तो ये चरण है वो बढ़ जाते। तो पद्धति को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, बस इनके जो कहने का तरीका है वो अलग अलग है। किसी ने सामाजिक जो रिसर्च है डिजाइन के अंदर अनुसंधान प्रारूप में 4 चरण साथ ही बता दिए और किसी ने वो चारों अलग अलग बता दिए। तो इस वजह से कहीं 6 लिख दिए, कहीं 10 लिख दिए। तो अब हम एक एक पे डिटेल से चर्चा करते हैं। और जो रिसर्च करना चाहता है, अनुसंधान करना चाहता है, पीएचडी करना चाहता है, क्योंकि आप अभी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो भगवान करे कि आपका जीआरएफ भी हो, अगर आपकी आयु अभी कम है और उसके बाद में आप पीएचडी भी करो, तो ये चीजें आज की जो क्लास है वो आपके लिए बहुत अच्छी सिद्ध होने वाली है। तो अनुसंधान में पहला चरण आता है, वो आता है अध्ययन विषय। अध्ययन विषय या अध्ययन समस्या का चयन करना, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। अब एक विद्यार्थी ने मुझसे पूछ लिया कि सर इसको प्रॉब्लम ही क्यों कहते हैं? अध्ययन विषय होना चाहिए ना, इसको प्रॉब्लम ही क्यों कहते हैं? क्या जरूरी है क्या कोई प्रॉब्लम होगी तभी हम रिसर्च करेंगे? क्या बगैर प्रॉब्लम के हम नहीं कर सकते? तो इसलिए इसको अध्ययन विषय है। ये समस्या से तात्पर्य है अध्ययन विषय, यानी हमारा टॉपिक क्या है रिसर्च का, क्या है यहाँ पे टॉपिक महत्वपूर्ण है। प्रॉब्लम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ज्यादातर जो सामाजिक अनुसंधान होते हैं वो किसी प्रॉब्लम को लेकर ही होते हैं। जैसे कि हम कल कोरोना वैक्सीन की चर्चा कर रहे थे, क्यों उस पर रिसर्च की गई? कोई प्रॉब्लम आई तभी तो की ना, प्रॉब्लम नहीं होती शायद नहीं करते। तो इसलिए मोस्टली जो प्रॉब्लम पे होते हैं, इसलिए इसको अध्ययन समस्या का चयन करना कहते हैं, सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम्स, या इसको हम लिख सकते हैं अध्ययन विषय का चयन। तो ये सबसे पहला चरण है, ये सबसे पहला और सर्वाधिक महत्वपूर्ण चरण है। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि टॉपिक डिसाइड जब हम करते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। तब हमें देखना चाहिए क्या उसमें तथ्य उपलब्ध है या नहीं है, उसका क्षेत्र कहीं बहुत ज्यादा असीमित तो नहीं है। क्योंकि मेरे साथ एक साथी थे, उन्होंने टॉपिक ऐसा चूज कर लिया कि वो पीएचडी कर ही नहीं पाए, उनको तथ्य मिले ही नहीं। और एक बार अगर पीएचडी टॉपिक रजिस्टर्ड हो जाता है तो उसको नहीं बदला जा सकता है। सब कुछ बदल सकते हैं लेकिन टॉपिक को नहीं बदल सकते। तो इसलिए अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो टॉपिक का चयन है वो बहुत अच्छे तरीके से करना। अगर आप सोच रहे हैं और अगर आप कल्पना करो कि मुझे रिसर्च करनी ही करनी है, मुझे पीएचडी करनी है चाहे नहीं करनी हो, क्योंकि अगर आप ये मान के चलोगे ना कि मुझे करनी है, तो ये जितना भी हमारा सामाजिक अनुसंधान वाला टॉपिक है अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। तो इसके अध्ययन चयन के लिए जो विषय चयन है उसके कई आधार होते हैं। जैसे हमारा कोई व्यक्तिगत अनुभव है, हमें अगर किसी चीज ने गहरी चोट दी है तो हम उसको चुनेंगे। इसको मैं आऊं अभी। सिद्धांत हो सकते हैं, साहित्य, सिनेमा, कोई समकालीन परिस्थितियां ऐसी निर्मित हो गई है तो उनके आधार पे हम रिसर्च टॉपिक का है वो चयन कर सकते हैं। आगे है कि इसमें वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा प्रमाणिक तथ्यों को संकलित किया जा सके। विषय ऐसा होना चाहिए जिसे क्या हो कि
प्रमाणिक तथ्य एक संकलित है वो किए जा सके। तो ये होने चाहिए, जैसे कि जो मेरा टॉपिक था, जो मेरे रिसर्च का टॉपिक था वो क्या था, मादक द्रव्य सेवन के कारणों का समाजशास्त्रीय अध्ययन, यानी मादक द्रव्य सेवन को मैंने एज ए टॉपिक के रूप में चूज किया। आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे गरीबी, आत्महत्या, बाल विवाह के कारण, दूरसंचार के साधनों के सामाजिक प्रभाव, कार्यशील महिलाओं की भूमिका का संयोजन भी, वो किस प्रकार से घर और अपने कार्यस्थल में सामंजस्य बनाए रखती है, उसके क्या क्या प्रभाव, दुष्प्रभाव या सकारात्मक प्रभाव महिलाओं के जीवन में आ रहे हैं। तो ये कोई भी टॉपिक है वो हम यानी अध्ययन समस्या के रूप में किसी भी टॉपिक का चयन है वो हम अपनी रुचि के अनुसार तथ्यों की उपलब्धता के आधार पर कर सकते हैं। तो ये क्या है, पहला चरण होता है। अगर किसी को इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, यानी अध्ययन समस्या के चयन में तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट कब होगा, जब आप वास्तव में थीसिस लिखना चाहोगे, रिसर्च करना चाहोगे। तो पहला टॉपिक है कि किसी टॉपिक का, किसी अध्ययन विषय का, समस्या का चयन कर लेना। दूसरा क्या है, उपलब्ध साहित्य का पूर्वावलोकन, समीक्षा करना, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। भी जो टॉपिक हमने डिसाइड किया है, जैसे कि मैंने ड्रग्स पे चूज किया, आप कुछ और कर सकते हैं, ज्यादा नहीं तो कम से कम मन में ही करके देख लीजिए क्या जाता है, कि पीएचडी तो करनी है। तो आप उस टॉपिक के बारे में बाद में क्या करेंगे, उसका पूर्वावलोकन करेंगे। उससे पहले जितने भी उस पे रिसर्च हुई है, यानी जो थीसिस लिखी गई है उस टॉपिक से, वो आपको पढ़नी चाहिए दूसरे में। और उससे संबंधित लेख है, पत्र है, रिसर्च पेपर है, रिपोर्ट्स आती रहती है, उससे संबंधित पुस्तकें हैं, आदि का अध्ययन इस दूसरे चरण में होता है। यानी संबंधित साहित्य जो है वो उसका अध्ययन हमें करना होगा। तो इससे एक फायदा क्या होता है, इससे यह फायदा होता है कि जो शोध कार्य के अंदर आने वाली कठिनाइयां हैं उनको समझा जा सकता है और दूर किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि जो आप करना चाहते हो वो पहले ही हो चुका हो, इससे दोहराव से बचा जा सकता है। यानी जिस टॉपिक पे आप करना चाहते हो बाद में पता चले कि इस पे तो हो चुका है, तो इससे अच्छा है कि पहले ही हम उपलब्ध साहित्य का पूर्वावलोकन कर लें। और जो थीसिस लिखते हैं, पीएचडी जब लिखते हैं, तो उसमें बताता है जो लिखने वाला कि क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है, किस प्रकार से आप आगामी अपना सब्जेक्ट है वो चूज कर सकते हैं, वो सुझाव अपने देता है। तो इसका फायदा ये होता है कि हमें सुझाव मिल जाते हैं, कठिनाइयां हम दूर कर सकते हैं और दोहराव से हम बच सकते हैं। तो ये रिव्यू ऑफ लिटरेचर सेकंड चरण है सामाजिक अनुसंधान का। अब तीसरा चरण है इकाइयों का निर्धारण, यूनिट्स का चयन करना। अब यहां पर कंफ्यूजन हो जाता है। क्या कंफ्यूजन हो जाता है कि कुछ लोग ये समझ लेते हैं कि हमें जिन अध्ययन इकाइयों का, जिनका अध्ययन करना है उन इकाइयों का अध्ययन करना है। जैसे कि मैंने 250 लोगों की सैंपलिंग ली, तो यहां पे क्या होगा, कुछ लोग समझ लेते हैं कि ये जो सैंपलिंग है वही इकाइयां हैं, लेकिन यहां इकाइयों से मतलब उस सैंपलिंग से नहीं है, उन यूनिट से नहीं है, वो तो हम रिसर्च डिजाइन में करते हैं, समग्र में से किसी इकाई का चुनते हैं। अभी तक तो हमने समग्र को चुना ही नहीं है, तो पहले हम इकाइयों का चयन कैसे कर लेंगे। तो यहां इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हम जिनका अध्ययन करना चाहते हैं उन इकाइयों को चयन करना, उनकी सैंपलिंग करना, उनका नहीं है। इकाइयों से यहां है कि जिनका अध्ययन हम करना चाहते हैं, गांव का अध्ययन करना चाहते हैं, शहर का अध्ययन करना चाहते हैं, महिलाओं का अध्ययन करना चाहते हैं, युवाओं का अध्ययन करना चाहते हैं, बच्चों का अध्ययन करना चाहते हैं, किनका अध्ययन करना चाहते हैं, उन इकाइयों की यहाँ पे बात की जा रही है। और उनसे संबंधित जितने भी अवधारणाएं हैं, जितने भी शब्द हैं, उन सब को परिभाषित इसके अंदर किया जाता है। तीसरे चरण के अंदर क्या किया जाता है, इकाइयों को निर्धारित किया जाता है और उनको परिभाषित किया जाता है, उनका निर्धारण और उनका परिभाषित करना। क्योंकि हमने कह दिया कि युवा में मादक द्रव्य सेवन की कितनी प्रवृत्ति है। अब युवा क्या है, आप किसी से पूछोगे कि युवाओं में कितनी है, तो युवा की कोई परिभाषा तो होनी चाहिए ना। क्या है युवा, किसको मानेंगे युवा? 15 से
1545 वालों को मानेंगे, 1535 वाले को मानेंगे, 1530 वाले को मानेंगे, प्रत्येक। अब बच्चा, किसको बच्चा माने हम? हमें इसको स्पष्ट रूप से परिभाषित करना पड़ेगा कि 5 साल से कम वाले को मान रहे हैं बच्चा, 10 साल वाले को, यानी इकाइयों का निर्धारण, गांव हम किसे कहते हैं, नगर किसे कहते हैं, तो इस प्रकार से इनका निर्धारण करना और उनको स्पष्ट रूप से परिभाषित करना इस चरण की प्रमुख विशेषता है। तो इससे क्या होता है, इससे फायदा क्या होगा कि शोधकर्ता और सूचनादाता दोनों अलग अलग अर्थ ना समझे। अगर अलग अलग अर्थ हो गया कि अनुसंधान जो करता है उसने कुछ पूछा, उत्तर वाले ने उसका कुछ और जवाब दिया, तो इससे क्या होगी कि उसकी जो ऑब्जेक्टिविटी है, शोध की वस्तुनिष्ठता है, वो समाप्त हो जाती है। अब जैसे कि मैं एक यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दूं कि ये भिन्न भिन्न अर्थ कैसे हो सकते हैं। तो किसी के घर में एक मेहमान आता है, तो मेहमान क्या करता है, उन बर्तनों को देख के कहता है कि आपके यहाँ बर्तन है वो अच्छी तरीके से नहीं धुले हुए हैं। तो वो कहता है कि नो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो मेजबान होता है कि हमारे बर्तन है वो अच्छी तरीके से टॉमी साफ करता है, या कुछ भी आप नाम दे सकते हैं कि टॉमी साफ करता है, या तो उन्होंने क्या सोचा कि टॉमी है वो इनके नौकर का नाम है, वो अच्छी तरीके से साफ करता है। फिर दूसरे दिन वही बात कि देखो जी ये बर्तन है अच्छे तरीके से साफ नहीं है, कि चिंता ही मत करो जी, हमारे टॉमी है वो डेली साफ करता है, ऐसी तो कोई बात नहीं है कि साफ ना हो। तो बाद में 3-4 दिन बाद में उसको पता चलता है कि वो टॉमी उनके कुत्ते का नाम है और वो चाट कर उनको साफ कर देता है। तो अच्छे से कहां से होंगे? तो ये क्या हो गया, उनके लिए टॉमी कुछ अलग है, उनके लिए कुछ अलग है। तो कुछ पूछ लिया कि बच्चा, अब आता है कि आपके घर में कितने बच्चे हैं, जब करने वाले आते हैं तो जो माँ बाप होते हैं उनके लिए तो 10 साल 12 साल का बच्चा है वो बच्चा ही है, लेकिन हो सकता है वो केवल 5 साल वाले की जानकारी चाह रहे हो। तो इससे क्या होता है कि उनकी वस्तुनिष्ठता समाप्त हो जाती है। तो इकाइयों का निर्धारण और उनको परिभाषित करना इस चरण के अंदर प्रमुख रूप से किया जाता है। आगे है उपकल्पना या प्राकल्पना निर्माण, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस, अंग्रेजी में हाइपोथेसिस एक ही शब्द है और हिंदी में हो सकता है अलग अलग वर्डिंग हो, उपकल्पना, प्राकल्पना, या और बहुत सारे नाम हैं वो उभर कर आ सकते हैं। तो ये 3 चरण हमारे हो चुके हैं, चौथा चरण है। अब क्या होता है, कई बार तीसरे चरण को शामिल नहीं किया जाता है। तीसरे चरण का काम है वो पहले चरण में ही कर लिया जाता है। किस में कर लिया जाता है? पहले चरण के अंदर ही कर लिया जाता है या दूसरे चरण में कर लिया जाता है। कुछ है बीच में और जोड़ देते हैं कि तीसरा चरण कौन सा होगा? अध्ययन के उद्देश्य। तो उद्देश्य है वो पहले चरण में ही शामिल हो जाते हैं। भी हमने टॉपिक डिसाइड किया है तो वो हम क्यों करना चाहते हैं, ये उद्देश्य हमारी स्पष्ट होनी चाहिए, तो वो पहले चरण में आ जाते हैं। कुछ थिंकर्स हैं वो इनको दूसरे चरण में या तीसरे चरण में या एक नया चरण बना देते हैं कि अध्ययन के उद्देश्य या अध्ययन की आवश्यकता। तो ये पहले चरण में ही आ जाता है। चाहे तो आप इसको और करें, इसके से चरण है वो क्या हो जाएंगे, 20-25 चरण हो जाएंगे। तो तीसरा या चौथा चरण होगा उपकल्पना या प्राकल्पना निर्माण। अब अंतर क्यों आ जाता है? क्योंकि जो अनुसंधान की प्रक्रिया है, अनुसंधान के प्रकार है, अनुसंधान की प्रकृति है, उसके हिसाब से भी चरणों में कम या ज्यादा हो सकते हैं। जैसे कि उपकल्पना या प्राकल्पना निर्माण है वो सभी प्रकार के अनुसंधानों में नहीं किया जाता है। जो अन्वेषणात्मक अनुसंधान होते हैं, अन्वेषणात्मक अनुसंधान होते हैं, उनमें ये चरण नहीं होता है। अन्वेषणात्मक अनुसंधान तब किए जाते हैं जब किसी भी विषय की जानकारी बिल्कुल भी नहीं होती है, तब अन्वेषणात्मक किए जाते हैं। और उपकल्पना मतलब क्या है? उपकल्पना का मतलब है कि अपना कुछ ज्ञान होता है, प्रारंभिक ज्ञान के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाल लेते हैं हम। जैसे कि मैंने उपकल्पना जब बनाई तो जरूरी नहीं है कि एक ही उपकल्पना हो, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है। तो यहाँ पे मेरी उपकल्पना थी कि आर्थिक समृद्धि से मादक द्रव्यों के सेवन में वृद्धि होती है। तो उपकल्पना में 2 चर होते हैं। कितने चर होते हैं? 2। एक आर्थिक समृद्धि हो गया और एक मादक द्रव्य हो गया। और इन दोनों चरों के बीच में क्या करना पड़ता है? सह संबंध या संबंध दर्शाना पड़ता है। इन दोनों चरणों में संबंध दर्शाना पड़ता है कि इन दोनों के मिलने से वृद्धि होती है। ये इन दोनों के बीच में संबंध है। इसी प्रकार से प्रथम बार सेवन है वो अनुभव प्राप्त करने के लिए
किया जाता है। तो ये दो चर हो गए, इन दोनों का आपस में हमें संबंध बताना होता है। भारत में गरीबी का मुख्य कारण, ये उपकल्पनाएं आप निर्मित कर सकते हैं, धार्मिक कुप्रथाएं हैं कि यहाँ पे विवाह पर बहुत ज्यादा खर्च कर दिया जाता है, मृत्यु भोज पे बहुत ज्यादा खर्च किया जाता है, इससे लोग है वो क्या है, गरीब बने रहते हैं। यानी गरीबी और धार्मिक कुप्रथाएं, ये दो चर हो गए, दोनों में संबंध हमें उपकल्पना के अंदर बताना पड़ता है। तो ये हाइपोथेसिस हमने कैसे बनाई, ये उपकल्पना हमने कैसे बनाई, हमारा सामान्य ज्ञान के आधार पर बनाई। तो उपकल्पना क्या होता है, पीटरमन ने यहां परिभाषित किया उपकल्पना को। वैसे हम इन सब को अलग अलग पढ़ेंगे। आज का जितने भी हमारे टॉपिक है, जो भी हमारे चरण हैं, उन सब पे एक अलग अलग क्लास बनेगी और एक एक चरण पे हो सकता है 4-4 क्लास बन जाए। तो पीटरमन ने क्या कहा कि यह एक काम चलाऊ अनुमान है जिसकी सत्यता की परीक्षा हम अनुसंधान के दौरान करते हैं। तो ये एक अनुमान है, इसलिए इसको हम अनुसंधान के दौरान देखते हैं क्या ये वास्तव में होता है या नहीं है। जब अनुसंधान करेंगे तो ये अनुमान है हमारा गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। तो ये हम उपकल्पना वाले टॉपिक में ढंग से इसको पढ़ेंगे। लेकिन जो अन्वेषणात्मक अनुसंधान होते हैं उनमें हम अनुमान लगा ही नहीं सकते। कुछ हमारे लिए अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसको की जानकारी हमें बिल्कुल भी नहीं है, तो हम उसके बारे में क्या अनुमान लगाएंगे। तो इसलिए सभी प्रकार के अनुसंधान में ये जो चरण है वो कम या ज्यादा होते रहते हैं। जैसे कि अन्वेषणात्मक अनुसंधान में उपकल्पना निर्माण नहीं होता है, हाइपोथेसिस निर्माण नहीं होता है। अंग्रेजी का मैं इसलिए बोलता हूं कि ये हाइपोथेसिस शब्द है, ये मेरे साथ खुद के साथ गुजरे हैं। हम वो लोग हैं, हो सकता है आप में से भी कुछ लोग ऐसे हो जिन्होंने 6ठी क्लास के अंदर ABCD सीखी है। किस क्लास में सीखी? 6ठी क्लास के अंदर ABCD सीखी थी और 8वीं क्लास में आकर टेंस सीखे थे कि टेंस क्या होता है, और फिर 12वीं क्लास के बाद में छोड़ दिया हमने अंग्रेजी को। तो ये अब दोबारा हमें पढ़नी पड़ रही है। तो मैं जब PhD की कोर्स वर्क की जब क्लास लगा रहा था, तब वो क्या है कि अंग्रेजी के अंदर एक्सप्लेन चल रहा था, तो वो बार बार हाइपोथेसिस के जिक्र कर रहे थे कि हाइपोथेसिस ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। 1 घंटे की क्लास चली, बाद में मैंने अपने पास वाले से पूछा कि भाई ये हाइपोथेसिस क्या होती है, क्योंकि हम तो हिंदी मीडियम वाले हैं और हमने तो उपकल्पना पढ़ा है। तो उसने कहा कि उपकल्पना को ही हाइपोथेसिस कहते हैं। यानी पूरी रात कहानी सुनी और सुबह रामायण सुनी और सुबह पूछा कि सेजी शब्दावली को आप जरूर देखें, और हो सकता है ये प्रॉब्लम आपके साथ भी हो, आपने भी 6ठी क्लास से ABCD सीखी हो। आगे है अनुसंधान प्रारूप। तो इसको हम चाहे तो 5 नंबर चरण ले लें और चाहे तो हम इसको अलग अलग चरणों में विभाजित कर दें। तो इसके अंदर कई चीजें आती है रिसर्च डिजाइन के अंदर। इसमें अध्ययन क्षेत्र का चुनाव आता है, जो सूचनादाता है उनका चुनाव आता है, अध्ययन उपकरण कौन से होंगे उनका चयन आता है। तो ये अलग अलग इसके अंदर प्रारूप में चीजें हैं। तो कुछ किताबों में तो इसको एक ही चरण मान लिया गया है, कुछ में अलग अलग बताए गए हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो इनका निश्चित जो क्रम है वही पता होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि ये 5वें पे है, 6ठे नंबर पे है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो उपकल्पना के बाद क्या आता है? अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण करना। किसका? अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण करना। तो हमें किस अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण करना है? क्षेत्रीय कार्य है वो हमारा यहां से प्रारंभ होता है। तो क्षेत्रीय कार्य करने के लिए, फील्ड वर्क करने के लिए भौगोलिक परिस्थिति और जनसंख्या या कोई और भी हो सकते हैं कि आपने किन किन चरों का आप है वो, किन किन वेरिएबल्स का आप है वो अध्ययन करना चाहते हैं। तो उसके हिसाब से, यानी ज्यादातर जो फील्ड क्षेत्र चुना जाता है उसमें क्या होता है कि वो बहुलता वाला होता है, विविधता उसमें अत्यधिक होती है। तो उस क्षेत्र का चुनाव करना होता है। जैसे कि हम गरीबी की बात करें, तो गरीबी से अगर हमें अध्ययन करना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसे गांव का चयन करना पड़ेगा जहां पे लगभग अलग अलग व्यवसाय करने वाले लोग रहते हैं। तो उसे हम अच्छा अंदाजा लगा सकते हैं और जो निष्कर्ष निकलेंगे वो थोड़े ज्यादा स्टिक होंगे। अगर हमने एक जैसे गांव का अध्ययन किया, यानी उस गांव में गरीबी है ही नहीं,
सारे के सारे, जैसे राजस्थान के अंदर सवाई माधोपुर में के अंदर एक गांव का नाम है शायद ब्राह्मणों का वास, उसमें हर घर के अंदर आईएएस और आईपीएस है। अगर उस गांव का अध्ययन कर लिया तो वहां तो गरीबी है ही नहीं, कैसे अध्ययन करेंगे? तो जनसंख्या, अपने अध्ययन के उद्देश्य, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण है वो किया जाता है। अध्ययन क्षेत्र ना तो इतना अधिक छोटा होना चाहिए कि जिससे निष्कर्ष है वो सही ना निकले, और ना ही बहुत बड़ा होना चाहिए कि जिसका अध्ययन हम कर ही ना सकें। जैसे आपने क्षेत्र चुन लिया कि विश्व में गरीबी का कारण क्या है, अब विश्व में कहां कहां गरीबी का अध्ययन करता फिरेंगे हम? अमेरिका में अलग कारण है, भारत में अलग कारण है, चीन में अलग कारण है, जर्मनी में अलग कारण है, सब अलग अलग कारण है, तो कैसे अध्ययन करेंगे? तो इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है कि ना छोटा ना बड़ा, अपने अध्ययन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, भौगोलिक परिस्थिति और जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र का निर्धारण हमें करना होता है, और उसको हम समग्र भी बोल सकते हैं। अब क्या है? सूचनादाता का चयन। सूचनादाता का चयन है वो करते हैं हम यूनिवर्स से, समग्र से। किससे करते हैं? समग्र से हम सूचनादाता का चयन करते हैं। अध्ययन क्षेत्र चयन कर लिया हमने, तो जैसे एक गांव या दो गांव का अध्ययन कर लिया, उस गांव की जैसे दो गांवों का अध्ययन किया तो उसकी आबादी है 8000। कितनी आबादी है? 8000। तो 8000 का अध्ययन हम नहीं कर सकते। ये तो मैं जब थीसिस जमा करवा रहा था, सिनॉप्सिस जमा करवा रहा था, तब मैंने क्या कहा कि दो गांवों के 8000 लोगों का अध्ययन करना चाहा। मैंने कहा कि रिसर्च डिजाइन जो अनुसंधान प्रारूप होता है उसमें मैंने रखा कि मैं दो गांवों के जो उत्तरदाता हैं उनमें 8000 उत्तरदाताओं को शामिल किया। तो उन्होंने मुझे क्या कहा कि ज्यादा एमएन श्रीनिवास बनने की आवश्यकता नहीं है, निश्चित इकाइयों का चयन कर लीजिए जिससे अध्ययन है वो अच्छी तरीके से हो सके। अगर 8000 लोगों का अध्ययन कैसे करोगे? सालों लग जाएंगे। तो इसमें क्या होता है? सूचनादाता का चयन हम किस पद्धति से करते हैं? निदर्शन या सैंपलिंग से करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? निदर्शन या सैंपलिंग से करते हैं, जिसमें समग्र की सभी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। उस विधि को क्या कहते हैं? सहगणना विधि। क्या कहते हैं? सहगणना विधि कहते हैं। और सभी का अध्ययन नहीं कर सकते, 8000 लोगों का अध्ययन नहीं कर सकते, तो सैंपलिंग का हमें लेना होता है सैंपल। जैसे कि सैंपल तो आप जानते होंगे कि जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो एक बार उसको कुछ दाने लेकर या कुछ करके, जैसे घर में चावल बनाते हैं तो हाथ में लेके देखते हैं कुछ चावल को कि ठीक है क्या, तो उससे हम पूरे चावल का अंदाजा लगा लेते हैं। तो फिर हम सैंपलिंग के जरिए कुछ इकाइयों का चयन करते हैं और वो सब उन समग्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो सैंपलिंग का भी अपना एक अलग चैप्टर होगा। तो सैंपलिंग में क्या होता है? सूचनादाताओं का चयन हम इस चरण में करते हैं। जैसे कि हमने 10% सैंपलिंग ली है तो हमने 800 लोगों का चयन कर लिया, उत्तरदाताओं का चयन कर लिया इस चरण के अंदर। तो इसमें कुछ इकाइयों का है वो हम चयन करते हैं और उन्हीं का अध्ययन करते हैं, वो समग्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो समग्र यानी सारा, निर्दर्शन यानी उनमें से कुछ इकाइयों का चयन करना। आगे है सूचना के सोर्स, अध्ययन विधि एवं उपकरणों का निर्धारण। ये भी रिसर्च डिजाइन के अंतर्गत ही आता है। सूचना के सोर्स कौन कौन से होंगे, हमारे स्रोत कौन कौन से होंगे, किन से हम सूचना लेंगे, ये होता है सूचना यानी तथ्य। तथ्य कितने प्रकार के होते हैं? तथ्य 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक कौन से होते हैं और द्वितीयक कौन से होते हैं? प्राथमिक एवं द्वितीयक। प्राथमिक सूचनाएं वे होती है जिनका पहली बार हम प्रयोग करते हैं। तो प्राथमिक के लिए हमें कौन सी विधि अपनानी पड़ती है? प्राथमिक के लिए हमें साक्षात्कार है, अवलोकन है, अनुसूची है, प्रश्नावली है, इन विधियों का प्रयोग करते हैं। और सेकेंडरी जो डाटा होते हैं, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा, तो सेकेंडरी डाटा है वो उसके लिए अलग अध्ययन विधि होती है। अनुसूची का भी उसमें हम प्रयोग कर सकते हैं। ऐतिहासिक कोई अगर तथ्य है, क्योंकि ऐतिहासिक तथ्य है वो प्राथमिक बार तो उनका संयोजन हो ही नहीं सकता, वो ज्यादातर क्या होते हैं? सेकेंडरी ही होंगे। या हम किसी और के अध्ययन के अगर आंकड़े लेते हैं, तथ्य लेते हैं, या कोई रिपोर्ट्स आई उनका हम अध्ययन करते हैं, तो वो सब क्या है? सेकेंडरी डाटा के अंदर होता है। वैसे हम पढ़ते ही आए प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र के अंदर यानी वस्तुओं का प्रथम बार उत्पादन करना प्राथमिक क्षेत्र, उनको फिर विनिर्मित करना द्वितीयक क्षेत्र। इसी प्रकार से सूचनाएं जो पहली बार एकत्रित होती है प्राथमिक और उनका फिर दोबारा प्रयोग करना द्वितीयक। तो इसके 7वें चरण में हम
सूचना के सोर्स हमारे कौन कौन से होंगे उनका हम अध्ययन करते हैं। फिर इसी में अध्ययन विधि का निर्धारण करते हैं। फिर अध्ययन विधि का निर्धारण यानी किस पद्धति का प्रयोग हम है वो अनुसंधान में तथ्य संकलन के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे? तथ्य संकलन के लिए किस विधि का हम प्रयोग करते हैं, किस पद्धति का प्रयोग करते हैं, इसका निर्धारण पहले ही हो जाता है। जैसे कि अगर हमारे ज्यादातर जो सैंपलिंग या उत्तरदाता है वो अशिक्षित है तो हम प्रश्नावली का उपयोग नहीं कर सकते। अगर पढ़े लिखे हैं और दूर दूर तक फैले हैं तो हम प्रश्नावली का प्रयोग कर सकते हैं। हमें बहुत ज्यादा गहन अध्ययन करना है तो हम इंटरव्यू यानी साक्षात्कार का प्रयोग कर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाना है तो हम अनुसूची का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी एक विधि का चयन या एक से अधिक विधि का चयन है वो हम कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि एक ही हो, अनेक से अधिक विधियों का प्रयोग है वो भी किया जा सकता है। तो इस विधि पे हमारी कई क्लासें होने वाली है। और फिर क्या करते हैं, अध्ययन विधि में भी उपकरण होते हैं। जैसे टूल्स, रिसर्च टूल्स कौन कौन से होंगे हमारे, जैसे कि हमने साक्षात्कार किया है तो साक्षात्कार करेंगे तो हमारे पास एक साक्षात्कार निर्देशिका होगी। अगर अनुसूची बनाई है तो अनुसूची की प्रश्न की सूची होगी, प्रश्नावली की सूची होगी। तो इनको हम क्या कहते हैं? उपकरण कहते हैं। इनका उपयोग किस प्रकार से करना है, यानी डिजाइन बनाना। पहले जब हम मकान बनाते हैं तो पहले किसी आर्किटेक्ट के पास जाते हैं और कहते हैं कि बताइए कि किस प्रकार से हमें कहाँ कहाँ क्या क्या चीज फिट करनी है, और पहले से ही हम उसकी योजना बनाते हैं। क्या करते हैं? पहले से ही हम योजना बनाते हैं कि इतना लाख रुपए खर्च हो जाएगा, इतनी सीमेंट आएगी, इतनी ईंटें आएगी। तो ये सब रिसर्च डिजाइन के अंदर आती है। मकान का डिजाइन होता है उसी प्रकार से रिसर्च का डिजाइन होता है, जिसमें अध्ययन क्षेत्र, उत्तरदाताओं का चयन निर्देशन के द्वारा, सूचना के सोर्स, अध्ययन विधि और उपकरणों का निर्धारण हम करते हैं। ये तीन, चाहो तो आप इनको भी अलग अलग बना सकते हो, चाहो तो अलग अलग इनके पॉइंट्स बना सकते हो, चाहो तो एक में भी शामिल कर सकते हैं। तो अब हमारा क्या है कि काम है वो तैयार हो गया। अब हम अध्ययन के लिए तैयार हैं। सब कुछ हमने सेट कर लिया, सब कुछ डिसाइड कर लिया कि किन लोगों का करना है, कैसे करना है, कब करना है। सब कुछ रिसर्च डिजाइन के अंदर आता है। हमारी क्या उपकल्पना है, हमारा क्षेत्र क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, इन सब का कर लेते हैं। लेकिन फिर भी वास्तविक अनुसंधान प्रारंभ करने से पहले क्या होता है, हम एक बार उनका पूर्व परीक्षण करते हैं, प्री टेस्टिंग करते हैं। किनकी? जैसे कि हमने अनुसूची के लिए प्रश्नों की एक सूची बनाई, प्रश्नावली बनाई, प्रश्नों की एक सूची बनाई, और वो हम सूची जब हम इंटरव्यू लेते हैं तो वो प्रश्न पूछते हैं, लेकिन वो प्रश्न लोगों के समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पूछना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं। तो दोनों में अलग अलग हो गया ना। तो इस प्रकार की कमियों को दूर करने के लिए बाद में हम क्या करें, पहले प्रारंभिक स्तर पे ही प्रश्नों को चेंज कर देंगे, ताकि जो कुछ हम पूछना चाहते हैं वही हम प्रश्न रखेंगे और जो लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ऐसा प्रश्नावली में ज्यादा होता है कि हमें दूसरे के पास पहुंचनी होती है और उसको समझ में नहीं आता है। हमने 10 लोगों को भेजी और अपना मोबाइल नंबर दे दिया, उन्होंने हमें बताया कि ये प्रश्न हमारे समझ में नहीं आ रहा है। तो मान लीजिए कि उन 10 में से 7 ने कह दिया कि ये प्रश्न हमारे समझ में नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, उस प्रश्न को चेंज करेंगे। तो इसको हम कहते हैं पूर्व परीक्षण करना या पायलट सर्वे स्टडी करना। पायलट स्टडी करना यानी वास्तविक अनुसंधान शुरू करें उससे पहले हम उनका एक बार टेस्टिंग करते हैं कि किस प्रकार हमें कौन कौन सी दिक्कत आ रही है, और फिर उसकी जांच करने के बाद इसको पद्धति शास्त्रीय पूर्वाभ्यास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पद्धति शास्त्रीय पूर्वाभ्यास, यानी पहले से ही अभ्यास कर लेना पद्धति को आगे बढ़ने से पहले, ताकि प्रारंभिक स्तर पे जो कमियां हैं, जो दोष है, उनको दूर किया जा सके। इसलिए ये पूर्व टेस्टिंग या पायलट स्टडी होती है। तो इसमें क्या होता है कि इसे मुख्य अनुसंधान का क्या कहते हैं, लघु स्तरीय प्रतिरूप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु स्तरीय प्रतिरूप भी कहते हैं, पायलट स्टडी कहते हैं, और स्मॉल स्केल पे इसका रिप्लिका इसको हम कहते हैं। तो लघु स्तरीय प्रतिरूप है ये, किसका? मुख्य अनुसंधान का। ये पायलट स्टडी है, ये प्री टेस्टिंग है, जो कि रिसर्च डिजाइन के बाद में आती है। कुछ किताबें हैं उनमें क्या दे रखा है कि पहले से ही तीसरे चरण में बता दिया कि पूर्व परीक्षण। अब किसका परीक्षण करेंगे? परीक्षण किसका करेंगे? अभी हमने निर्देशन चुना नहीं, हमने पद्धति का चुनाव किया नहीं, पहले से हम टेस्टिंग किस प्रकार कर लेंगे?
लेकिन कुछ किताबों में दिया हुआ है, आप पढ़ोगे तो आपको भी पता चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जो पूर्व परीक्षण है वो रिसर्च डिजाइन के बाद ही आता है, और ये वास्तविक जो फील्ड वर्क है, क्षेत्रीय जो कार्य है, उससे पहले आता है और रिसर्च डिजाइन के बाद में आता है। यानी तथ्य संकलन अब हम करना शुरू कर देते हैं। हमने सब कुछ निर्धारित कर लिया और टेस्टिंग करके भी देख ली कि ये हाँ अब बिल्कुल भी मामला सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब कोई वीआईपी गुजरता है ना किसी रास्ते से, पहले कोई अगर वीआईपी गुजरता है तो उसके आगे एक पायलट गाड़ी होती है। क्या होती है? पायलट गाड़ी होती है, जो उससे 5-7 किलोमीटर आगे चलती है, ताकि रास्ते में जो जो बाधा उत्पन्न होने वाली है उन बाधाओं को दूर किया जा सके। तो तथ्य संकलन से पहले हम पायलट जो गाड़ी होती है उसी प्रकार से पायलट स्टडी करते हैं। अब ये होने के बाद हम अपना वास्तविक क्षेत्रीय कार्य प्रारंभ करते हैं, और ये सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है और सर्वाधिक लंबा चरण होता है। हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है और बहुत सारी परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता है। सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना इसी चरण के अंदर करना पड़ता है, क्योंकि वो तो सब हम कागजों में लिख रहे होते हैं कि ये विधि करूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा। जब कोई हमें रास्ता बताता है ना, हम किसी से रास्ता पूछते हैं कि कहाँ जाना है, तो हम क्या बताते हैं उसको कि इधर चला जाना, फिर बाएं मुड़ जाना, फिर बाएं मुड़ जाना, तो ये हो गया, तो ये तो ठीक है। लेकिन जब हम वास्तव में जाएंगे तो उसमें क्या है कि फिर हम मामला है वो गोड़ हो जाता है। कई बार वहां पे चौराहा बन जाता है, फिर समझ में नहीं आता कि किस तरफ मुड़ना है। तो जब वास्तव में कोई कार्य करते हैं उसकी प्लानिंग करना आसान है, लेकिन वास्तव में उसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल होता है। तो ये परेशानियां हमें फील्ड वर्क के दौरान आती है। तो कई पर्सन, जब हम उनसे प्रश्न पूछते हैं तो बताने से इनकार कर देते हैं कि नहीं, हम आपकी हमारी जानकारी है वो आपको क्यों दे भाई, आप होते कौन हो, हमें इससे क्या फायदा है। तो इसके लिए प्रकार की पर्सन है वो वहां पे होते हैं, और हमें कई बार तो वैकल्पिक जो उत्तरदाता है उनका भी चयन करना पड़ता है, क्योंकि हमने 400 की सैंपलिंग ली, लेकिन 400 में से 25 लोगों ने कहा कि हम तो अपनी सूचना है वो नहीं देंगे, तो दिक्कत आती है। तो ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण चरण है। इसमें हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। इसमें हमें गोपनीयता का ध्यान रखते हुए भी, उसकी डाटा को कहीं और हम नहीं बताएंगे, गोपनीयता का ख्याल रखते हुए पक्षपात रहित, यानी कोई पक्षपात नहीं करेंगे। अगर पक्षपात करेंगे तो जो निष्कर्ष निकलेंगे वो निष्पक्ष नहीं होंगे। वो क्या होंगे? निष्पक्ष नहीं होंगे। उसमें ऑब्जेक्टिविटी नहीं होगी, उसमें सब्जेक्टिविटी आ जाएगी, व्यक्ति का अपना नजरिया आ जाएगा। भी कुछ मैंने कहा जैसे कि पूर्वाग्रह और एक होता है पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रहों से मुक्त होना चाहिए, पूर्वाग्रहों से मुक्त होना चाहिए। जैसे कि अपने यहाँ पे एक पूर्वाग्रह है कि कोई बढ़िया है तो नाराज मत होना भाई, या हमारे साइड के अंदर ये चलता है कि बढ़िया चालाक होता है। क्या होता है? बढ़िया चालाक होता है, ये पूर्वाग्रह होता है। अगर कोई बढ़ियों का अध्ययन कर रहा है, उस पूर्वाग्रह से ग्रसित है, तो वो निष्कर्ष में क्या देगा कि बढ़िया चालाक ही होता है। तो ये पूर्वाग्रह से कारण उसका जो निष्पक्ष है वो प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो गोपनीयता का ध्यान रखते हुए पक्षपात रहित पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर गहन अवलोकन का प्रयोग करते हुए हमें तथ्य संकलित करने चाहिए। तो ये तथ्य संकलन का चरण है। अब तथ्य संकलित कर लिए तो फिर हम क्या करेंगे? उसके बाद हम तथ्यों का वर्गीकरण करते हैं और उनका फिर सारणीयन करते हैं, उनका क्लासिफिकेशन करके उसका टेबुलेशन हमें करना पड़ता है। वर्गीकरण कैसे करते हैं हम? वर्गीकरण है वो हम समानता और भिन्नता के आधार पे करते हैं। किस आधार पे करते हैं? समानता और भिन्नता के आधार पे। जैसे कि मेरा रिसर्च का टॉपिक था कि ड्रग्स का सेवन क्यों करते हैं लोग, क्या कारण है उसके। तो किसी ने बता दिया, जैसे 250 लोगों का चयन किया तो 110 ने बता दिया कि हम तो अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए कहते हैं। 50 लोगों ने क्या कहा कि हम तो बड़ों के देखा देखी करते हैं। 40 लोगों ने क्या कहा कि हम तो धार्मिक कारणों से करते हैं, हमारे तो देवी देवता है, उनके श्राप का भोग लगता है, इसलिए हम इस प्रकार से करते हैं। तो ये इनका वर्गीकरण करते हैं हम, कितने लोगों ने क्या कारण दिया, कितने ने क्या कारण दिया, और फिर उसका हम सारणीयन बना लेते हैं, उसका हम टेबल बना लेते हैं कि कारण क्या है और कितने लोगों ने कहा और कितने प्रतिशत क्या है। तो इस प्रकार से हम इनका टेबुलेशन कर लेते हैं, तथ्यों का वर्गीकरण एवं सारणीयन उनका करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हम उसका जब एनालिसिस करें तब वो आसानी से हो जाए,
फिर जब वर्गीकरण और सारणीकरण कंप्लीट हो जाता है तब तथ्यों का विश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं? तथ्यों का विश्लेषण करते हैं। ये सेकंड लास्ट चैप्टर होता है हमारी थीसिस का। तो इसके अंदर क्या होता है, हम डाटा का एनालिसिस करते हैं, तो उसमें हम कार्य कारण संबंध, जैसे हमने वो हाइपोथेसिस बनाई थी, अब उस हाइपोथेसिस को यहाँ पे लाएंगे और जितनी हाइपोथेसिस हमने रखी थी उसका एक एक का एनालिसिस यहाँ करेंगे। मैंने क्या रखी? मैंने कहा कि आर्थिक समृद्धि से ड्रग्स का सेवन बढ़ता है। तो कारण क्या है? ड्रग्स, सॉरी कार्य क्या है? ड्रग्स का सेवन। कारण क्या है? आर्थिक समृद्धि। तो इन कार्य कारण संबंधों को यहाँ पे हम स्पष्ट करते हैं, सहज संबंध यहाँ पे हम ज्ञात करते हैं तथ्यों के विश्लेषण में। और जो उत्तरदायी कारण होते हैं, उन कारणों की पहचान करते हैं। अगर हम परिणाम जानना चाहते हैं तो परिणामों का विश्लेषण करते हैं, प्रभाव जानना चाहते हैं तो प्रभावों का विश्लेषण करते हैं। जो भी चीज हमने जो रखा है अपना उद्देश्य, उसको सबको यहाँ पे विश्लेषित करते हैं। अब क्या होता है कि हमारा अंतिम चरण आता है, इसको हम सामान्यीकरण कह सकते हैं, निष्कर्ष कह सकते हैं, रिपोर्ट लेखन कह सकते हैं। हिंदी में, अंग्रेजी में सामान्यीकरण को क्या कहेंगे? जनरलाइजेशन। भी उसका सामान्यीकृत कर दिया, पूरे के पूरे को हमने समाप्त कर दिया। हम लिखते हैं ना, जब लेख लिखना होता है तो लास्ट में सारांश लिखते हैं, निष्कर्ष रिजल्ट लिखते हैं, उसमें हम रिपोर्ट लेखन या प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। तो इस अंतिम चरण में निष्कर्ष निकालते हैं और उनके आधार पर सिद्धांतों का निर्माण है वो हम करते हैं। सिद्धांतों का निर्माण हम करते हैं और बाद में प्रतिवेदन के रूप में, इनको रिपोर्ट्स के रूप में हम प्रस्तुत करते हैं। तो ये सामान्यीकरण या निष्कर्ष या रिपोर्ट लेखन है, ये अंतिम चरण आता है। तो हमने अपने विषय का चयन किया और ये निष्कर्ष उसका अंतिम पड़ाव है। इस दौरान हमें 8-10 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। इसे ही अध्ययन पद्धति कहते हैं, इसे ही साइंटिफिक मेथड कहते हैं। अब क्या है, स्टुअर्ट चेंज ने कहा, जो हमने देखा तो कहीं भी आया क्या साइंस या सोशल साइंस? कहीं नहीं आया। विज्ञान होता है, विज्ञान होता है, चाहे वो भौतिक विज्ञान हो, चाहे फिर वो सामाजिक विज्ञान हो, समाज विज्ञान हो, समाजशास्त्र हो। यानी पद्धति महत्वपूर्ण है, ये विषय वस्तु महत्वपूर्ण नहीं है। ये किसने कहा? लैंडिस ने कहा कि विज्ञान है, चाहे वह भौतिक विज्ञान हो या समाजशास्त्र हो। इसी प्रकार से स्टुअर्ट चेंज ने क्या कहा कि विज्ञान का संबंध पद्धति से है, विषय वस्तु से नहीं है। गलती से एक जगह पे मैंने 2 बार बताया था, एक जगह मैंने यहाँ स्टुअर्ट चेंज की जगह लुंडबर्ग बता दिया था। अगर आप कंटिन्यू क्लास देख रहे हैं तो प्लीज वहां पे आप स्टुअर्ट चेंज ही पढ़ना। कुछ सुधार तो कर दिया है, फिर भी कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। विज्ञान का संबंध अध्ययन पद्धति से है, विषय वस्तु से नहीं। ये किसने कहा? ये स्टुअर्ट चेंज ने कहा है। किसने कहा? स्टुअर्ट चेंज ने कहा। अगर आपने बाय द वे अपने नोट्स में कर लिया है तो याद करके लुंडबर्ग को स्टुअर्ट चेंज से चेंज कर देना। ये लगभग कोशिश रहती है कि कुछ भी गलत ना बताएं, फिर भी मानव स्वभाव है कि 99% तो हम सही तथ्य रखते हैं, लेकिन कभी कभार भूल हो जाती है, भूल जाते हैं। ऐसा हमारे सभी के साथ होता है। जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो 1-2 प्रश्न ऐसे होते हैं जो हमें अच्छी तरीके से याद होते हैं, लेकिन वहां वो रील दिमाग से उतर जाती है और वो 1-2 प्रश्न हमारे गलत हो जाते हैं। उनका कोई इलाज नहीं होता है। फिर भी कुछ इस प्रकार की अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं अगली क्लास में उसको एक्सप्लेन जरूर करूंगा। तो आप कमेंट के माध्यम से संकोच ना करें। अगर कुछ कमियां रहती है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताएं, ताकि मैं अगली क्लास में उसको कर सकूं। जैसे कमेंट के माध्यम से आया था कि मैक्स वेबर की घोस्ट थियरी क्या है, तो हो सकता है मैं अगली क्लास में उस पर चर्चा करूं। तो कमेंट के माध्यम से क्लास कैसी भी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, जो भी आपको लगा वो कमेंट के माध्यम से बताएं, ताकि हम और ज्यादा उसमें सुधार कर सकें। आपको लगता है कि इस क्लास में और कुछ सुधार की गुंजाइश है तो इसमें तो अब चेंजिंग नहीं हो सकती, लेकिन आगे जो क्लासें होगी उनमें हम चेंजिंग कर सकते हैं। अगर अब हम इसको एक बार थोड़ा सा रिवीजन इसकी कर लेते हैं, यानी कि क्या कौन कौन से चरण हमने बताए हैं। तो पहला चरण बता दिया, अध्ययन समस्या का चयन। तो व्यक्ति अपनी अभिरुचि के अनुसार विषय का, अध्ययन विषय या अध्ययन समस्या का चयन करता है। फिर उस अध्ययन समस्या से संबंधित जो उपलब्ध साहित्य है
उसकी समीक्षा करता है। समीक्षा करने के बाद में फिर वो अपनी उपकल्पना हाइपोथेसिस का निर्माण करता है, और बाद में जब थीसिस तैयार हो जाती है तो डिजाइन, रिसर्च डिजाइन, अनुसंधान प्रारूप बनाया जाता है, जिसमें अनुसंधान प्रारंभ करने से लेकर अनुसंधान के अंतिम पड़ाव की योजना होती है। इसे ही हम अनुसंधान प्रारूप कहते हैं। ये अनुसंधानकर्ता के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। तो हाइपोथेसिस और रिसर्च डिजाइन दो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है इसके। रिसर्च डिजाइन और उपकल्पना ये ध्रुव तारे के समान दिशा निर्देश देते रहते हैं, अनुसंधानकर्ता को अपने लक्ष्य से भटकने नहीं देते हैं। फिर हम डिजाइन बनाने के बाद वास्तव में तथ्य संकलित करना प्रारंभ कर देते हैं। जब तथ्य संकलित हो जाते हैं तब उनका हम वर्गीकरण एवं सारणीयन करते हैं, फिर उनका विश्लेषण कर हम रिपोर्ट उसकी तैयार करते हैं, निष्कर्ष निकाल के रिपोर्ट्स तैयार करते हैं। अगर आपको किसी थीसिस मिल जाए, जैसे अगर आप चाहते हो रिसर्च करना, तो एक शोध गंगा नाम की वेबसाइट है, उसमें भारतवर्ष की जितनी भी थीसिस हैं, पीएचडी है, शोध कार्य है, उन सब की थीसिस वहां पर आपको मिलेगी। तो ये क्लास रही। धन्यवाद आपका, इतने प्रेम से आपने मुझे अब तक सुना, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। ये जो क्लास है सोशल रिसर्च की, ये हमारी यूजीसी नेट या एनटीए नेट का जो पहला पेपर है उसके लिए भी है। तो आपका कोई साथी अन्य सब्जेक्ट से तैयारी कर रहा है तो आप उसके साथ भी इसको शेयर जरूर करना। जब ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, ज़्यादा प्रशंसा मिलती है, लाइक आते हैं, तो हौसला अफजाई होता है। धन्यवाद।